अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल के मुतल्लिक समाअत हुई। पंजाब में इंतखाबात के बारे में आज तक का सुप्रीम कोर्ट ने वक्त रखा था, लेकिन आज की समाअत में भी हुकूमत कोई मुत्तफिक का प्लान या हिकमत अमली अदालत के सामने नहीं रख सकी। अदालत उज़्मा के 2 फैसलों और 3 बार दी गई मोहलतों के बाद आज हुकूमत ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यह सारा मामला एक बार फिर इबहाम का शिकार हो गया। अदालती हुक्मदूली पर कमर बस्ता पीडीएम की हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुमकिना नाअहली से बचाने के लिए 27 अप्रैल के फैसला कुछ दिन से कबल ही ऐसा माहौल बनाया कि इलेक्शन बदस्तूर इल्तिवा का शिकार रहे और फैसला देने वाले 3 रुकनी जज साहिबान को मुतनाज़ बनाकर उन पर दबाव बढ़ा दिया जाए। मुबैना ऑडियो लीक, पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस को खत और पार्लियामेंट के फोरम का इस्तेमाल इसी सिलसिले की कड़ियां रहीं। आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से रब्ता किया गया। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ना अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकल सके। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, उसमें भी वक्त लगेगा। जिस पर वकील फारूक अशनाइक ने कहा कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं। सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी अदालत पेश हुए। उन्होंने 3 रुकनी बेंच की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा कि पीडीएम आज भी मुज़ाकरात पर मुत्तफिक नहीं है। हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था कि वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देगी, लेकिन यहां कोई तजवीज़ नहीं रखी गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ फोन पर कहा कि वज़ीर आज़म के इसरार पर राब्ता कर रहा हूं। मैंने चेयरमैन सेनेट से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी थी वो कहां है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। नाम देने में क्या साइंस है? क्या हुकूमत ने अपने नाम जो 5 देने थे वो दिए? चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इक़दाम किए? लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। अहम तरीन समात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सियासी तज्ज़ियानिगार हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, आज भी अदालत का बज़ाहिर तो वक्त ज़ाया हुआ है, मामला किसी करवट बैठ नहीं सका। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि आज भी हम उसी पोजीशन में खड़े हैं जो आज से 3 महीने पहले खड़े थे। 3 महीने एक लिहाज से ज़ाये हो गए हैं और आज किसी पोजीशन पे हम पहुंचने के काबिल नहीं रहे। ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं जनवरी में और आज हम 3.5 महीने गुजार के बैठे हुए हैं और जो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होना था, आज हम अभी तक गोमगो की कैफियत में हैं कि क्या 14 मई को भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। असल में बदकिस्मती हमारी ये है कि हम आइन को अपने मफाद की खातिर तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जहां आइन हमें जिम्मेदारियां देता है, ऑब्लिगेशंस देता है, हम उनको पूरा करने में कासिर हैं या कस्दन हम उन आइन की प्रोविजंस के खिलाफ चलते हैं। पीडीएम ने जो मौजूदा तर्ज अमल पिछले 2 महीने से अडॉप्ट कर रखा है मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि वो पीडीएम जो इसी जजमेंट के जरिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस की जजमेंट जिसके जरिए कासिम सूरी की रूलिंग को ख़त्म किया गया और डिसॉल्व असम्बली को रेस्टोर करके इनको मौका दिया गया और इन्होंने इक़्तिदार संभाला, आज उन्हीं जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेलाइन कर रहे हैं और उनको हरास कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट टैक्टिक्स, जिस तरह के आपने अभी अपने इंट्रो में भी बताया।
और जिस तरह ऑडियो लीक्स की गई, जिस तरह कल तकरीरें हुई, और उससे पहले भी पिछले एक महीने से नेशनल असम्बली या सेनेट को सिर्फ इस मकसद और ढाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमें सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने का जजमेंट से रास्ता मिल सके। और ऑडियो लीक्स के हवाले से मैं सिर्फ एक बात करके कि हज़रत उमर फारूक वाला वाक़या आप सारे दोस्तों को और नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि आपको कोई इलीगल कुछ एक्टिविटीज़ का पता नहीं चला, वो वहाँ से गुजर रहे थे जो कि गश्त किया करते थे, तो आपको जब भी महसूस हुआ कोई इलीगल काम हो रहा है तो उन्होंने छलांग मारी और वो अंदर चले गए और दीवार लांग के और जा करके उनको पकड़ लिया। तो जब उन्होंने कहा कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि देखें, हमने एक गलत काम किया, इलीगल किया, आपने दो गलत काम किए। एक तो आपने जासूसी की हमारी, जो कि हराम है इस्लाम में। दूसरा, आपने थ्रू प्रॉपर वे इजाज़तनामा लेकर नहीं आए, हमारी चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को आपने पामाल किया। हज़रत उमर फ़ारूक जैसे अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत, वो उसमें समझते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, माजरत करते हैं, वापस आते हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेते। अब मैं इससे आगे सही। जाता हूँ कि ये तर्ज अमल है हमारा इस्लाम का, और हम लोगों ने अगर हमारे पब्लिक फंड से अगर ये सिचुएशन डेवलप हो गई है कि हमने जासूसी के आलात खरीद ही लिए हैं, तो क्या हमने अपने बच्चों, अपने बुजुर्ग खवातीन, अपने ही लोगों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना है, या दहशतगर्दी के खिलाफ या अपने वो दुश्मन तो मुल्क के खिलाफ शिव उसको साहब, इस्तेमाल करना है? वो शिव साहब, वो तो बहुत पीछे बात रह गई है जो आप जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि ये ऑडियो टैप की गई, फिर उस टैप ऑडियो को लीक किया गया मीडिया पर, फिर विफाकी वज़रा ने आके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इसी ऑडियो की बुनियाद पर पार्लियामेंट पे खड़े होकर तकरीर की गई। तो हुकूमत को तो इस पर कोई है नहीं फिक्र जनरल साहब। हुकूमत तो इसको इस्तेमाल कर रही है इस ऑडियो को, बजाय कि रियासत शर्मिंदा होती कि लोगों की जिंदगी में ट्रेस पासिंग हो रही है, इंट्रूड कर रहा है कोई और उनकी ऑडियोज लीक कर रहा है, टैप कर रहा है। हुकूमत तो इस्तेमाल कर रही है इस ऑडियो को जनरल साहब। जी, आपने मेरे से पूछा है या जनरल साहब से पूछा है? जी जी जी, जनरल साहब। देखिए, इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की क्या होगी कि जिन लोगों को इस वक्त इक़्तिदार में बिठाया हुआ है या इक़्तिदार में आए हैं, जिनको किसी तरीके से वोट की ताकत कह लीजिए, ये इस वक्त हम पे मुसल्लत किए गए हैं, बजाय इसके कि इस रियासत की बेहतरी के लिए काम करें, मुख्तलिफ लेवल पे उस रियासत को बतदरीज कमज़ोर करते जा रहे हैं। नंबर एक, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये जो इतने बड़े हमारे लॉ मेकर्स हैं, कोई बात पता नहीं है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ आइन सुप्रीम है। अगर आइन को किसी तरीके से पामाल किया गया, जहां भी किया गया, जो डिक्टेटर्स थे उनके खिलाफ तो आपने सब कुछ बातें कर ली, वो मानने को भी दिल करता है। देखिए, जब आप जो इस आइन की वजह से वहां पे बैठे हुए हैं, जिस आइन की ताकत की वजह से इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, अगर वो इसी को पामाल करना शुरू कर देंगे तो आप बताइए, कल को अगर डिप्टी कमिश्नर एक डिस्ट्रिक्ट में रिफ्यूज कर देता सेशन जज की बात मानने से, तो क्या होगा पाकिस्तान में? दूसरी बात, अपने मफादात की निगहदाश्त के लिए छोटे छोटे दायरों में बंद, और ये अगर 13 दायरे आप बना के रख लें तो ये मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे छोटा दायरा बनेगा। इनकी मफादात इतने लिमिटेड हैं। अपनी ज़ात, जब से ये हुकूमत आई है, सिवाय इसके कि उन्होंने अपने लिए कानून साजी की है, हालांकि पार्लियामेंट का मकसद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए अगर एक कदम भी ना उठाया हो तो मैं कसूरवार हूं उसके लिए। उसके बजाय आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सियासी अबतरी बढ़ रही है और ये बढ़ाने में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है इस वक्त। डार साहब की बात जो कल पार्लियामेंट की, उसको रहने दीजिए, इससे पहले भी वो गलत बयानी करते हुए पकड़े गए हैं। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड बैंक ने उन पे $7 लाख जुर्माना भी किया था, क्योंकि फिगर फर्जी पकड़ी गई थी। तीसरे लेवल पर जब आप जब थोड़े से नीचे लेवल पर आते हैं, तो जो इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि भाई इन सारे मसाइल के हल के लिए कोई साजगार माहौल फराहम करती, उसके बजाय उन्होंने माहौल को इस कदर पर गंदा कर दिया है कि ना सिर्फ ये, आप तो फोन टेप की बात कर रहे हैं ना, आप देखिए लोगों की चार दीवारी का जो तकद्दस था पामाल नहीं किया गया, उसको तबाह कर दिया गया है। लोगों को घरों से पकड़ा जा रहा है,
लोगों को बात करने पे पकड़ा जा रहा है, लोगों को बात ना करने पे पकड़ा जा रहा है। और पकड़ने के बाद क्या हो रहा है, अब देख लीजिए, अभी अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या कसूर है, वो पूरे पाकिस्तान में को घुमाया जा रहा है उनको, किस वजह से, उन्होंने क्या कसूर किया है? अगर उनका कसूर है तो अदालत में लेके जाए वहां पे। वो कसूर जो उन्होंने अगर अपने केपी में किया है तो उसकी सजा सिंध वाले कैसे दे सकते हैं उसको? इस लेवल पे जो कानून है उसका उन्होंने जो था, तकरीबन आप देख लीजिए, इस वक्त लग यूं रहा है कि जिसके हाथ में ताकत है और ताकत आइन की वजह से है, वो उसी ताकत को इस पाकिस्तान की स्टेट को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन वो तो जनरल साहब, आप इंसानी हुकूक कमीशन के भी जो ताज़ा रिपोर्ट आ गई है उसमें भी ये बात वाजे कर दी गई है कि बहुत गलत हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, और कवानीन की खिलाफ वर्जी किस तरह हुई है, इंसानी हुकूक की पामाली किस तरह से हुई है। शुएब साहब, सर असल सवाल ये था जो गुज़श्ता 3.5 महीने से मुल्क में ज़ेर बहस है कि 2 असम्बलियाँ तहलील हुई, आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात हों, हुकूमत ने उसके ऊपर टेक्निकली सियासत करने की कोशिश की, कभी कहा कि ये फ़ैसला ही नहीं मानते क्योंकि ये 4-3 का फ़ैसला है, जब उस पर बात नहीं बन सकी तो फिर कहा कि ये पैसे नहीं है, जब पैसों से बात नहीं बनी तो कहा कि सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तो मामला जो है वो पार्लियामेंट में ले जाया गया। आज वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिलवाया गया, 180 वोट मिले हैं वज़ीर आज़म को। अब हुकूमत इस पर सियासत करेगी कि जो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल कर चुका है उसके खिलाफ फैसले कैसे हो सकते हैं, उसको उस पर कंटेम्प्ट कैसे हो सकता है। तो एक तरफ सरीहन सियासत हो रही है इस आइनी मामले में, दूसरी तरफ अदालत है जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, अदालत भी कोई इंतहाई कदम नहीं उठा रही। तो ये तो फिर मामला इसी तरह चलता रहेगा, इबाम इधर से वो खेलते रहेंगे सियासत, इधर से अदालत इनको मोहलत देती जाएगी। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो यह कि फैसला दिया क्या, जिसको ये मिलाइन कर रहे हैं, और कल जिस तरह इन्होंने तकरीरें की हैं, हालांकि आर्टिकल 68 इनको पाबंद करता है कि जज कंडक्ट करती जज के खिलाफ किसी किस्म की ये बात नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ। देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन को रिजॉल्व किया कि आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, ये आइन का तकाजा है, आप 90 डेज में इलेक्शन करा दीजिए, जिसके ऊपर पूरा तूफान खड़ा किया गया। और ये जो सब्सिक्वेंटली दूसरा फैसला आया 4 अप्रैल वाला, उसके ऊपर भी जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट अज खुद चेंज कर दी थी 6 महीने आगे 8 अक्टूबर की, उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। नंबर 1, क्या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है, जो खुद कहता रहा है कि मेरे पास पावर नहीं है, गवर्नमेंट को भी लिख के दिया है, पार्लियामान को भी लिख के दिया है कि जनाब मुझे पावर दी जाए कि मैं इन द डेट दिया करूँ, और तो आपने फिर चेंज कैसे कर दी? सबने आकर के माना, एडमिट किया, अटॉर्नी जनरल ने भी, इवन ईसीपी के वकील ने भी कि जनाब हाँ हमें अख्तियार नहीं है डेट चेंज करने का। दूसरी बात, क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया, क्या आप 90 डेज में इलेक्शन कराने के पाबंद नहीं है तमाम कंसर्न पार्टीज, ये बात को एडमिट किया, सब मानते हैं आज भी कि भाई हाँ हम 90 डेज में इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या वजारत खजाना का, पहले ये कहते थे ना कि पैसे नहीं हैं, और दूसरा कहते थे नफरी हम दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि क्या ये आपका बहाना है या आपकी कैपेसिटी नहीं है। जब इनको सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया तो उनसे 3 से 4 क्वेश्चन नहीं हुए और वो सब कुछ मान गए कि हाँ जी हम सब कुछ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और है कि क्या आप एक सूबे में इलेक्शन करा नहीं सकते, आप नफरी नहीं दे सकते, तो जब आपका पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा होगा उस वक्त आपके पास नफरी कहाँ से आएगी? क्या आप कोई फरिश्ते उतरेंगे या हमसायों से बंदे मंगवाएंगे? तो ये सारा बहाना और ड्रामा था। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ये एक ट्राइका बनी हुई है और एक दूसरे को वो सहारा दे रहे हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, ईसीपी जो कि उनके साथ मिली भगत करके ये बहाने कर रही है, और तीसरा तमाम पार्टियां जो इस वक्त पीडीएम की सूरत में या इत्तेहादियों की सूरत में इक़्तिदार में बैठे हुए हैं क्योंकि इनको सूट नहीं करता। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते सब, जैसे आप शुएब साहब जिक्र कर रहे हैं, तो जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब अगर ये सब इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो ये जो एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट ने शुरू करवाई कि ये आपस में मिलकर मुज़ाकरात कर लें और मुत्तफ़िका तारीख लेकर आएँ, तो अगर इनकी नीयत इलेक्शन करवाने की नहीं है तो फिर तो ये तारीख भी नहीं लाएंगे मुत्तफ़िका तौर पर, फिर तो ये मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी मोहतरम है मेरे लिए। पाकिस्तान ज़मीन पर पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद भी है ये। उन्होंने सिर्फ हुज्जत तमाम की है। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ आने की जरूरत भी थी। मैं लॉयर तो नहीं हूँ, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ। एक टेक्निकल इशू था, उसको टेक्निकल रहने देना चाहिए था। जो फैसला किया उस पर रहते। और ये जितना ये पॉलिटिकल स्टॉर्म जो
क्रिएट किया गया है मेन इश्यू को दबाने के लिए, उससे तवज्जो लोगों की ना हटती। बहरहाल अब ये फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, हम तो सिर्फ अपनी जो नाकस राय है वो पेश कर सकते हैं। इन्होंने इलेक्शन पहले भी नहीं कराने थे, इन्होंने इलेक्शन अब भी नहीं करवाने, ये आखिरी हद तक जाएंगे ये इलेक्शन ना करवाने पड़े इनको, और वो आखिरी हद बहुत खतरनाक है, उसकी तरफ सबको तवज्जो देने की बहुत इंतहाई जरूरत है। ये अगर तो पीडीएम की हुकूमत ये समझती है कि जब तक उनकी मर्जी की सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी उस वक्त तक कोई फैसला नहीं माना जाएगा, तो फिर मैं जो बात दोहरा रहा हूं कि जो ताकत होगी वही इस मुल्क को चलाएगा, तो फिर आप आइन को भूल जाए, कानून को भूल जाए, फिर हम बैक टू स्क्वायर वन, जहां पे जत्थों की हुकूमतें थी वही होगी इसमें से। अगर वो बनता है नेशनल लेवल के ऊपर, तो आप इमेजिन कीजिए जो स्ट्रीट और गली मोहल्ले में लोगों की सूरत हाल क्या होगी। छोटे छोटे जो लोग बैठे हुए हैं, जो आमतौर पे इन्हीं हुकूमती जो माँ है इनकी पुष्टपनाही वजह से बैठते हैं, वो तो लोगों का जीना खत्म कर देंगे। इसमें लोगों की जिंदगी हराम हो रही है पहले ही, अब भी और मसला बन जाएगा उनके लिए। एक और जो बहुत बड़ा ये बहुत अहम बात जनरल साहब, ये बहुत बात आपने अहम फरमाई कि अगर हुकूमत और रियासत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम ना करे, या अगर हुकूमत और रियासत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जुटला दे, तो फिर तो माशरे में अनारकी, अफरा तफरी और नफ्सा नफसी होगी। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज हो जाएगा, और फिर हर ताकतवर अदालतों के सामने सरनिगू होने के बजाय अदालतों के सामने सर उठाकर खड़ा हो जाएगा और अदालतों को और जजों को चैलेंज करना शुरू कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे तहरीक इंसाफ बहरहाल वो एक तरफ है और अपोजिशन जो उनकी है यानी हुकूमत की जमातें वो एक तरफ हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मुज़ाकरात पर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से एतमाद लेने का फैसला किया और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने करारदाद पेश की जिस पर वोटिंग हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 180 अरकान ने एतमाद का वोट दिया। हालांकि गुज़श्ता दिनों जब ये खबरें सामने आई थी तो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म का ऐवान से एतमाद का वोट लेने की खबरों से साफ इनकार कर दिया था और उन्हें मन घड़त करार दिया था। वफाकी वजीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई ना इसकी ज़रूरत है। वफाकी वजीर का कहना था कि मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं, मीडिया बगैर तस्दीक वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ खबरें ना चलाए। एक तरफ से हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात का फैसला किया तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर से 2018 के इलेक्शन में धांधली का मुतालबा भी कर दिया है। तो क्या हुकूमत PTI से मुज़ाकरात में संजीदा है या सिर्फ मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है? PTI आइन और अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन चाहती है, जबकि PDM हुकूमत इस मामले को अक्टूबर तक तूल देना चाहती है। ऐसे में दोनों फरीक इनके माबैन मुज़ाकरात में इत्तफाक राय के लिए पॉइंट ऑफ बार्गेन क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। क्या तहरीक इंसाफ भी इस ऑप्शन पर गौर कर रही है? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने पंजाब में पार्टी टिकटों की गलत तकसीम का नोटिस लेते हुए 30 मेंबरान को टिकट देने का फैसला वापस लिया है। इसका पस मंजर और असल वजह क्या है? इलेक्शन के इनेकाद में इब्हाम है, लेकिन फिर भी पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम करके क्या PTI ने अपने पत्ते वक्त से पहले शो तो नहीं कर दिए? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की मरकजी सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल साहबा। जरताज साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ जब बैठ रही है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मेज़ पर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस मानी जाएं, फिर हुकूमत भी तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगी, और अगर हुकूमत को सख्त मुतालबा करती है तो तहरीक इंसाफ किस हद तक लचक दिखा सकती है? सबसे पहले तो मैं मुझे कौम को पता है कि ये जो बेकार वज़ीर आज़म और ये जो 14 जमातों का तमाम ये अवाम के वोट के जरिए नहीं आए हैं, इसलिए जो मर्जी जो है अदम समाज या समाज का वोट ले लो, ये इनकी अपनी ड्रामेबाजी है। कौम के इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। जहाँ तक उसकी बात है, आपने कहा कि हम इनके साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे। देखिए अमीर, मैं आपको पहले भी ये कह रही थी, हमारा इनके साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, हमारा कोई इनके साथ जाती गिला या कोई जाती झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो ये
कि पाकिस्तान का जो है वो मफाद इनको अजीज नहीं, इनको अपना मफाद अजीज है, और उसकी वजह से न ये कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। और जो भुट्टो के नवाज से फरमा रहे होते थे कि आईन बड़ा सुप्रीम है, आईन बड़ा सुप्रीम है, पता चला कि आईन की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। और वो एमकेएम जो फरमाया करती थी कि हमें तो बड़ा सेंसस के ऊपर जो है वो हमारे बड़े जो है वो कोई हमें इनसिक्योरिटीज है या हमें तमाद में नहीं लिया, और हमारे लिए जो है वो जीना मरना जो है वो सेंसस है कराची का। पता चला कि वो सब तो दोनों जमातों का ड्रामा चल रहा था। और अब बराबर ही पीडीएम के जो फैसले हैं, नवाज शरीफ के जो फैसले हैं, उसकी एमकेएम भी उतनी बराबर की जिम्मेवार है, उसकी बिलावल भुट्टो जरदारी फजल जरदारी भी उतनी ही जिम्मेवार है, ये अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। हमारा एक ही इनके साथ वो है बैठक है, और वो ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, और आईन ये कहता है वो बुलेट के जरिए नहीं होगा, वो बंदरवाजे के पीछे नहीं होगा, वो कार की डिग्गी में बैठ के जाने वाला वज़ीर आज़म नहीं होगा, वो जमीन फरोश नहीं होगा, वो जो है बुर्का पहन के वज़ीर आज़म नहीं होगा, बल्कि 22 करोड़ आवाम जिसके हक से फैसला कर ले वही वज़ीर आज़म बनेगा। अब अगर ये हर वो नारा हीला बना रहे हैं कि किसी तरीके से अवाम को ये जाने के काबिल नहीं है, और उसकी वजह से चाहे ये आईन को ना माने, कानून को ना माने, ये फैसलों को ना माने, 22 करोड़ अवाम की फिक्र ले, तो हम तो ये कहते हैं कि 5 साल के लिए जो मुंतखब हुकूमत आए है वो अवाम की वोट की ताकत के जरिए आए, तो इसके लिए हम बैठने को तैयार है। और आपने कहा इसका क्या 1 पॉइंट एजेंडा, इसके अलावा क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है अपनी नेशनल असेंबली जो तमाम चोरों के बलबूते के ऊपर खड़ी है, जमीर फरोशी के ऊपर खड़ी है, उसको खत्म करें, जनरल इलेक्शन का वो करें। देखिए वो जरदाद साहब वो तो आपकी पार्टी का वो तो आपकी पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा है ना कि इंतखाबात हों और जो 90 दिन का वक्त है उसके मुताबिक इंतखाबात हों, लेकिन उनके लिए तो एजेंडा मुख्तलिफ हो सकता है ना, क्योंकि अगर इंतखाबात करवा दें आप अभी, जैसे कहा जा रहा है कि आप पंजाब में दोबारा अक्सरियत हासिल कर लेंगे, तो इसका मतलब है आपने तो उन्होंने अपने आप को काट के आपके सामने फेंक दिया, तो वो तो नहीं चाहेंगे फौरन इंतखाबात, तो वो कोई ना कोई शर्त रखेंगे ना बीच में कि ये हमारी शर्त पूरी करें, हम आपकी पूरी करते हैं। नहीं अमीर, मेरी बात सुने, अगर 14 जमातों में इलेक्शन में नहीं जाना, अवाम के पास नहीं जाना, मुंतखब नुमाइंदा और अपने आप को जमहूरी कहने वाले जो कहते हैं कि वोट से इज्जत दो, अगर वो वोट की इज्जत नहीं कर रहे हैं और वो अवाम में जाने से डरते हैं, तो फिर कर लेना कोई और कारोबार, चूरन बेच लें, कबाड़ का कोई कर लें। सुना है वैसे भी इनके बावर दाल जो है वो गवाल मंडी में गटरों के ढक्कन चुराया करते थे, वही बेच लें, इत्तेफाक फाउंड्री सरिया का वही कोई काम कर लें। इसका मतलब है कि सियासत तो इनके बस की बात नहीं। देखिए सियासत में किससे फैसला करना है? सियासत में फैसला तो जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां कैंडिडेट अपने मैदान में उतारती हैं और जाती इलेक्शन में जो है अवाम जिसको मर्जी फैसला कर ले। तो अगर अवाम में 14 जमातें जाने से डर नहीं तो उसकी गारंटी कौन देगा? आज नहीं तो कल तो जाना पड़ेगा ना। इन द एंड पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है ना, अवाम से इनसे तंग आ गई है। जहां तक इसकी बात होती है अवाम इनकी ये शर्त होगी तो ये गारंटी इनको कौन देगा? देखिए अवाम के पास जाएंगे, अवाम अपने फैसला करेंगे, अवाम को दिखाने के लिए मेरे पोर्टफोलियो के अगर मौजूद है कि मेरे वज़ीर आज़म जिसको मैं इमरान खान को भले के निशान के ऊपर झुकवाना चाहती हूँ, मेरे पास 10 बिलियन पे सुनामी है, मेरे पास 7 प्रोग्राम है, मेरे पास 10 बड़े डैम है पाकिस्तान को बनाने के लिए जो हमने शुरू किए थे, मेरे पास कामयाब जवान प्रोग्राम है, मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस नागरा के शराख्ती कार्ड के ऊपर दिए। पाकिस्तान का मुकदमा खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह के जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का लड़ा है। तो मेरे पास तो जाने के लिए बहुत सारी बातें वोट मांगने के लिए। अब अगर पंजाब के असेंबली का वो हो रहा है, प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहा है और मेरे मुकाबले में या मेरे कैंडिडेट के मुकाबले में भले के निशान के ऊपर शेर जो है वो कोई छतरी की शक्ल में आ गया, गिदड़ की शक्ल में आ गया, बिल्ली की शक्ल में आ गया, लोटे की शक्ल में आ गया, तो मैं तो इसकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ। इसका मतलब है अमीर के अपने इनके करतूत इतने बुरे हैं। अच्छा आप लोगों ने तो अपने टिकट भी तकसीम कर दिए खुशी खुशी से और इलेक्शन का माहौल भी बना दिया, फिर टिकटों पे लड़ाई भी हो गई, फिर दोबारा टिकटें भी कुछ दे दी गई। नून लीग तो बाइकआउट कर चुकी हुई है, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रहा कि उसकी कोई सेलिब्रेशन ही महसूस नहीं हो रही पंजाब में टिकटें देने की। 2 बड़ी जमातें हैं, मौलाना का तो चले पंजाब भी उस तक नहीं है, लेकिन आपके दोनों बड़े हरीफ उनका तो कोई सियासत का माहौल नहीं है इस वक्त पंजाब के अंदर। आपने टिकटें बांट के आपने इलेक्शन भी अपने तौर पे जीत लिया। नहीं देखिए इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान की वाहिद जमात फेडरेशन की पार्टी फिर पीटीआई है। इसका मतलब है कि अवाम में जाने से जो नहीं डरती, जो अवाम की पल्स के ऊपर यकीन रखती है, जो वोट के ऊपर यकीन रखती है, जो बैलेट पेपर के ऊपर यकीन रखती है, इलेक्शन डे के ऊपर यकीन रखती है, इसका मतलब है सिर्फ जमहूरी पार्टी और जिसकी रूट सबसे ज्यादा मजबूत है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। जहां तक अगर उनके जो वो हैं फजल रहमान, जिसकी वजह से इन्होंने इस पूरा जो इसको सरबराह करते पीडीएम को, अगर वो अली अमीन गंडापुर से हार जाए और बार बार हार जाए तो उसी से ही फतवा लगवा देना, इलेक्शन लड़ना गुनाह कबीरा है, यही रह गया है ना।
अगर अवाम के पास नहीं जाना तो फिर वहां से फतवा लगवा दें कि ये इलेक्शन पाकिस्तान में होगा तो वो गुनाह कबीरा होगा, कोई जो वोट डालने ना जाए ये गुनाह है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, अगर उनको इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा तो आज तो वो साबित हो गया है ना। आज की ये जो मजाया केस जो एक पार्लियामान के अंदर चोरों ने इस्तेमाल किया है और सुना है कि मुर्दों को भी इन्होंने वोट डलवा दिया और हमारे लोटों के जरिए भी इन्होंने, अगर परसेंट लोटे अवेलेबल है उसके जरिए ही अपने आप को भिखारी समझते हैं, मैं वजीर आजम बन गया और फिर मैं आइन का फैसला नहीं मानूंगा, इलेक्शन में नहीं जाऊंगा, तो इससे इनको कोई इम्यूनिटी तो हासिल नहीं हो जाती। तो फिर तो पीपल्स पार्टी भी उतनी बराबर की शरीकी, क्योंकि करारदाद तो फरजंद जरदारी ने पेश किया। और जहाँ तक कि उसकी बात है नवाज शरीफ की, उसकी पार्टी की बात है, देखिए मैं तो पहले आपको कह सकती हूँ, लेकिन देखिए गिलानी साहब के सेनेटर बनने के बाद, जरदाद साहबा, गिलानी साहब के सेनेटर बनने के बाद आपकी पार्टी पर यह दबाव आया कि आप तो, इसका मतलब है एतमाद खो चुके हैं क्योंकि आपकी अक्सरियत है, इसके बावजूद आपका मुखालिफ सेनेटर बन गया। तो इमरान खान साहब ने अपनी अक्सरियत को साबित करने के लिए एतमाद का वोट लिया और आपने कहा कि देखें जी अक्सरियत तो हमारे साथ है, इसका मतलब है हमारे वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट हासिल है। तो आज शहबाज शरीफ ने भी एतमाद का वोट ले लिया, वो भी क्लेम कर सकते हैं कि पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, मेरे खिलाफ कैसे फैसले हो सकते हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए आमिर, जो एतमाद का वोट लेता है ना, तो जो बल्ले के निशान के ऊपर गया है, जो जमीर फरोशी करेगा, जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, ये तो आइन के अंदर मौजूद है, ये तो इलेक्शन रूल एक्ट के अंदर मौजूद है, तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो वो वोट कैसे काउंट कर सकते हैं? वो तो फिर चैलेंज हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको अवाम ने एतमाद का वोट दिया होता तो आज आप अवाम में जाने से क्यों डरते? इलेक्शन के तो वैसे ही चंद महीने रह गए हैं। तो अगर एक शख्स को एतमाद ही नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म बन ही नहीं, जो लोटा क्रेसी की और जो जमीर फरोशी की बकरा मंडी लगाई गई थी, तो अगर आज वो अवाम में जाने से डरते तो कैसे कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा? अब आपको अवाम को, पाकिस्तान में कोई सिलेक्शन तो नहीं है ना कि आप हर बार सिलेक्शन के जरिए आए, ये सिलेक्शन करने वाले भी तो शर्मिंदा इनके ऊपर हो रहे होंगे ना कि कैसे हमने जमीर फरोशों को वो दे दिया है। कितनी देर आपको कोई चंदा दे सकता है? कोई डिपार्टमेंट कितनी देर अपने आप को आपकी खातिर मिलाइन करेगा? कोई डिपार्टमेंट कितनी देर आपको जो है वो आपको कोशिश करेगा पुश करने के लिए? लेकिन अगर अगले में गट्स ही नहीं है, अगला है ही ना लायक, अगला है ही नहीं, खुदार ही नहीं है, उसमें इज्जत ही नहीं है, वो आवाम के पास जा ही नहीं सकता, तो आप डिपार्टमेंट में तो अपना हाथ खींच लेंगे ना आप, और डिपार्टमेंट तो कुछ दिन से किए ही नहीं। अच्छा, आज वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से कहा है कि 2018 के इंतखाबात में जो धांधली हुई थी उस धांधली की तहकीकात करवाएं। अगर स्पीकर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर देते हैं या प्राइम मिनिस्टर, तो कबूल है तहरीक इंसाफ को? देखिए ये एक आई वॉश है। 2018 में सारी दुनिया को पता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट लेट आए हैं वहाँ पीटीआई को नुकसान हुआ है, क्योंकि पीटीआई ही कोई 33 वोटों से, कोई 27 वोटों से, कोई 3000 वोटों से जहाँ से हारी थी, वहाँ 2018 में इलेक्शन का रिजल्ट रोके हमें जबरदस्ती जो है कमजोर हुकूमत दिलवाई गई थी, तो वो भी इनको लेने के देने पड़ गए। फिर दूसरी बात, लेट्स बी प्रैक्टिकल। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो खान साहब ने खड़े होकर चैलेंज किया था कि जिन हल्कों में आप कहते हैं मैं वहाँ री इलेक्शन करवा लूंगा। आप इलेक्शन का तरीकेकार क्या है? अगर आपको इलेक्शन के ऊपर धांधली का इल्जाम है तो आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तो 2018 में सारे पीटीआई के कैंडिडेट गए। मुझे नाम बताएं कि पीडीएम का कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गया हो। किसी ने डैडी को फोन करके जो है वो इलेक्शन जीता था, कोई जो है वो बुरका पहन का इलेक्शन जीता था, आज वही लोग एक्सपोज हो रहे हैं। तो कितनी देर जो है इनको डैडी जो है वो इलेक्शन जितवाएंगे? फोन कॉल के जरिए कौन इनको जितवाएगा? बिगो डाले वाले कितनी देर इनको बचाएंगे? वैसे जान के मान पाऊं तो कितनी देर इनको बिगो डाले वाले जो है वो बचाएंगे? देखिए बच बचाव उससे नहीं होता कि इन डिपार्टमेंट को भी इज्जत प्यारी है, डिपार्टमेंट को भी अपने आप को लेकिन देखिए ज़रदाद साहबा, वो ये कहते हैं कि वो जिनको आप डैडी कह रही हैं उनके, वो कहते हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पहले, अभी आपके डैडी थे यानी पीटीआई के 2018 में, उससे पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी डैडी थे पीटीआई के, उससे पहले शुजा पाशा साहब डैडी थे, तो वो तो आपके डैडी गिनवाते हैं पीटीआई वालों के। देखिए अमीर, हमारे तो है 27 साल की जदोजहद, 27 साल की जदोजहद में जो खुददारी, जो इज्जत, जो नजरिया, जो शऊर खान साहब ने पाकिस्तान के लोगों को दिया है, तो इसलिए आज हमारे टिकट के लोग जो है वो लाइन में खड़े हैं। और जो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सिलेक्शन के, आज उससे सिलेक्टेड हो गए, ये हमें सारी दुनिया को पता है कि आज ये जो एतमाद का वोट दिया गया ना, इसको अस्करी सीमेंट में ही लपेटा हुआ है, इनको अस्करी सीमेंट में ही जोड़ा हुआ है, बाकी इनको जोड़ने के इनके पास कुछ नहीं है। जिस दिन जब ये मैदान में जाएंगे, जब पीपल्स पार्टी अगर ये कट्टे मिलकर लोटे के निशान के ऊपर नहीं लड़ते, तो फिर जब मुकाबला होगा तो अलग अलग कैंडिडेट तो होंगे। आज मुझे जरा खान में ये नहीं पता
कि जो PMLN है, जो अपने आप को बड़ी सी ताकतवर और वोट की ताकत वाली जमात कह रही है, मुझे आज ये नहीं पता कि वो छतरे के ऊपर लड़ रही है, वो लोटे के ऊपर लड़ रही है, वो मुर्ख के ऊपर लड़ रही है, वो किसके ऊपर लड़ रही है, हमें तो अच्छा, आज ये नहीं पता। अब आप चूंकि आप डीजी खान की सियासत पे आप आ गई हैं, अपने इलाके की सियासत पे, तो आप जिनको आप इलेक्शन हरा के और आप 2018 में कामयाब हुई थी, बड़ा सियासी खानदान है, अभी उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में जहां मोहसिन लगारी कामयाब हुए, जिनको आपने हराया, उन्हीं के खानदान का एक नौजवान पहली दफा इलेक्शन लड़ता है, भले हार जाता है, दूसरे हल्के में जाके इलेक्शन लड़ता है, लेकिन 50,000 से ज्यादा वोट उसने बहरहाल लिए हैं, तो मुकाबला इतना आसान भी नहीं होगा। जिससे ये पीडीएम भाग रही है, जिससे नून लीग भगोड़ा है, यही जनरल इलेक्शन होगा ना, तो यहाँ कतारे लाइनों में लोग सीपीआई के लगे होंगे। आप देखना तो सही, इनको हम कितनी बदतरीन शिकस्त देते, और ये शिकस्त इनको होगी, ये शिकस्त इससे इनको होगी। शिकस्त तो आप तब देंगी ना उन्हें, अगर उन्होंने आपको इलेक्शन दिया तो। अभी तो इलेक्शन ही नहीं दे रहे आपको, आप इलेक्शन मांग रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं दे रहे, तो शिकस्त काहे को होगी उनकी? अमीर, फिर ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, ये आपका भी मसला है, ये 22 करोड़ आवाम का भी मसला है कि कैसे कैसे नमूने हमारे सर के ऊपर जो मुसलत कर दिए गए हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हमारी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी आटे की लाइन में हमारी माएँ बहनें मर रही हैं, इनके तो प्रोटोकॉल खत्म नहीं होते, इनके प्लेटलेट्स पाकिस्तान आते हुए गिर जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब वापस लंदन चले जाते तब इनके प्लेटलेट्स नहीं गिरते होते हैं। सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त 100 से ज्यादा इनके वजीर मुशीर जो है वो झंडे लगा के पाकिस्तान के अवाम के पैसे के ऊपर ऐश करें, और पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत है, आटे की लाइन में 10-10 औरतें इसी दिन में के जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। जरदाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑनरेबल मेंबर और साबिक वफाकी वज़ीर। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जिस तरह वो आटे की कतार में लगी हुई पाकिस्तान की अवाम की कस्म पुरसी का जिक्र करी थी, ये मसाइल अपनी जगह पे हैं, और इंतखाबात ना होना एक बहुत बड़ा मसला बहरहाल है, जिसका ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नेंस, महंगाई और बाकी मामलात के साथ है। जब तक इंतखाबात का मामला तय नहीं होगा, ये भाम ख़त्म नहीं होगा, तब तक गवर्नेंस के इशूज़ भी शायद ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली।